हेलो एवरीवन। हम 11th अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, एक्सरसाइज फ्रॉम पेज नंबर 316। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले क्या पूछा गया है, What is a trading account? हमने फाइनल अकाउंट्स में क्या सीखा है? हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज बैलेंस शीट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें ये तीनों के बारे में पूछा गया है, दैट ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, राइट? तो ये तीनों के आंसर्स लेट अस सी हमें कैसे लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट which gives overall preview of all trading activities। मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो करने के बाद हमें अगर कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये जो प्रीव्यू है ये देता है हमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ऑलराइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या समझता है, लेट अस सी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट which gives the final working results of the business, which is prepared on the basis of indirect expenses and indirect income of the business concern to a certain net profit or net loss। तो अगर देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानना है। सब कुछ करने के बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, सबका जब हम इफेक्ट देते हैं उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल वर्किंग रिजल्ट है, ये अगर जानना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है, फिर हम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, लेट अस सी। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे है बच्चों, लिखते वक्त प्लीज रिमेंबर, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों भी अकाउंट्स है। व्हाट इज बैलेंस शीट? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। और आगे क्या है देखो, विच इज प्रिपेयर्ड to showcase the assets and liabilities of a business concern as on a particular date। तब किसी एक दिन पे हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है ये जानने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। ओके, तो ये तीनों हमने देख लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आगे क्या है देखो, स्टेट द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आखिर क्या होते हैं, लेट अस सी। Final account is a set of two accounts and one statement, okay, known as trading account, profit and loss account and balance sheet, prepared at the end of the accounting year। कब prepare करते हैं हम? At the end of the accounting year to determine profit and loss and financial position of the business। very very easy। क्या बनाते हैं हम financial statements में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बिकॉज हमें पता करना है दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है हमारे बिजनेस का, और बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज हमें पता करना है व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस, और ये हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ऐसे बच्चों जब किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी आंसर को आप टुकड़ों में याद रखोगे ना तो आपको अच्छी से समझेगा। पूरा एक साथ समझने जाओगे तो डिफिकल्ट है। ऑलवेज डिवाइड दैट आंसर सो इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, आगे व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट हमें कब मिलता है? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और जब हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट साइड से, राइट? तो लेट अस सी कैसे लिखना है हमें। Net profit or net loss is the result that is derived after all items are recorded in the profit and loss account। सारे आइटम्स जब हम रिकॉर्ड कर देते हैं उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहेंगे। बट नेट प्रॉफिट क्या है, लेट अस सी। When total of the credit side of the profit and loss account is higher than the total of the debit side, it is known as net profit। Okay, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट होगा, एंड अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी हम इसे कहेंगे नेट लॉस। ठीक है, आगे व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से समझ में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ समझ में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैसे लिखेंगे देखो,
Gross profit or gross loss is the result derived after all items are recorded in the trading account. जैसे ऊपर हमने लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे ही है. जब ट्रेडिंग अकाउंट में सारे आइटम्स हम रिकॉर्ड कर देते हैं उसके बाद का जो एंड रिजल्ट होता है उसे या तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे या ग्रॉस लॉस कहेंगे. आगे, when the total of the credit side of the trading account is higher than the total of the debit side, it is called gross profit. क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से तो ये हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, और अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा होगी तो इसे हम कहेंगे ग्रॉस लॉस. नेक्स्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है बच्चों फाइनल अकाउंट्स के. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स. जो भी हमने देखा है एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ये सारे एक्रूअल बेसिस के वजह से कॉन्सेप्ट्स डिराइव होते हैं बच्चों और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर फाइनल अकाउंट्स पर्सपेक्टिव. ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है ये मैंने बहुत थरली सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक हियर. डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट बिकॉज आपके फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम में आपको डेफिनेटली एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर पूछा जाता है इन योर एडजस्टमेंट्स. तो आपको ये रट्टा नहीं मारना है. आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये एडजस्टमेंट्स हम क्यों करते हैं और कैसे इफेक्ट्स आते हैं उनके. इस सब बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है. यू शुड डेफिनेटली चेक दैट लेक्चर आउट. बहुत सारे बच्चों ने वो लेक्चर्स को देखा है और उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं. तो आप प्लीज पीछे मत रहिए, डू गो एंड चेक इट आउट. ओके, तो अभी हम देखते हैं बच्चों दैट एक्रूड इनकम मतलब क्या. ऐसा इनकम जो हमने अभी अर्न तो किया है इस साल में लेकिन अभी तक हमें वो रिसीव नहीं हुआ तो हम उसे कहते हैं एक्रूड इनकम, राइट, या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं. तो क्या है, देखो कैसे लिखना है. इनकम विच इज ड्यू फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड. सिंपल, ड्यू हो गया है बट मिला नहीं है तो हम कह देंगे एक्रूड इनकम. आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंस इस साल का है लेकिन अभी तक हमने उसे पे नहीं किया, इस साल को बिलोंग करता है तो हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. कैसे लिखेंगे, देखो, द एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड. पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन एक्सपेंस तो हो चुका तो उसे हम कहेंगे बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आगे, व्हाट इज डेप्रिसिएशन. अभी हमने लास्ट चैप्टर में भी सीखा है डेप्रिसिएशन क्या है. इट इज अ ग्रेजुअल, continuous and permanent decrease in the value of fixed asset. और जो डेप्रिसिएशन होता है वो हम चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट. बच्चों ये जो सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है ये लेने के पीछे का यही मेरा ऑब्जेक्टिव है दैट सारे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो और एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको पूरा स्कोर आ जाए. बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत स्कोरिंग होते हैं, कम समय में आपको इतने मार्क्स मिल जाते हैं और अगर एक भी कहीं पे भी गड़बड़ हो गई ना तो पूरा के पूरा 1 मार्क चला जाता है. तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स पे आपको खास करके ध्यान रखना है दैट आप ये सारे जो भी मैं आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस सॉल्व करवा रही हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एंश्योर दैट यू ऑल गो थ्रू इट. अगर आपके पास समय कम है आप 2x स्पीड पे देख लो लेकिन एंश्योर दैट यू कवर ऑल दीज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस फॉर अकाउंटेंसी एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक्स. बिकॉज बहुत बार आपको टेक्स्ट बुक में जो पूछा गया है वही एग्जाम में भी पूछा जाता है. तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दीज लेक्चर्स. चलो आगे बढ़ते हैं. What do you mean by prepaid expense? Prepaid as the name suggests क्या है, जो एक्सपेंस हमने अभी पे कर दिया लेकिन एक्सपेंस कौन से साल का है, किसी और साल का है, फ्यूचर में वो एक्सपेंस है लेकिन हमने अभी उसे पे कर दिया है तो हम उसे कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस. लेट अस सी कैसे लिखना है हमें. Expenses paid in advance which are not related to the current year's expense. इस साल के एक्सपेंस से उनका कोई लेना देना नहीं है लेकिन हमने उसे अभी पे कर दिया तो पेमेंट इन एडवांस हो गया है. एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर.
देन दे आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। अभी खर्चा कर दिया, लेकिन जो बेनिफिट होने वाला है वो फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इट बिकम्स माय प्रीपेड एक्सपेंस। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ वर्ड, टर्म और फ्रेज व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सपेंस पेड बिफोर इट इज ड्यू। अभी हमने ऊपर देखा एक्सपेंस हमने पे कर दिया लेकिन वो ड्यू नहीं हुआ है, एडवांस पेमेंट है, तो हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। इनकम ड्यू तो हो गया पर मिला नहीं है, तो हम इसे कहते हैं बच्चों एक्रूड इनकम। ये भी हमने अभी ऊपर देखा है। नेक्स्ट, कैरेज पेड ऑन सेल ऑफ गुड्स। जब गुड्स हम बेचते हैं तो वो गुड्स हमारे फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए जो हम पैसा खर्चा करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कैरेज आउटवर्ड। और जब गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं तो हम जब पैसा खर्चा करते हैं उसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड। ओके, नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हाट इज दिस? दिस इज बैलेंस शीट। नेक्स्ट, अकाउंट प्रिपेयर टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसे हम कहते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पी एंड एल नहीं लिखना है, पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी हमें बचा हुआ होता है गुड्स में उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आगे, द प्रोविजन मेड टू कॉम्पेंसेट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लाइकली बैड डेट्स। बैड डेट शायद फ्यूचर में हो सकते हैं, इसके लिए हम जो प्रोविजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आगे, the accounts prepared at the end of the accounting year to know the profit or loss or financial position of the business। क्या कहेंगे हम इसे? फाइनल अकाउंट्स। आगे, an amount spent on promoting sale of goods। इसे हम कहते हैं बच्चों सेलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, an additional information provided below trial balance। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, select the most appropriate alternatives given below and rewrite the sentence। बच्चों मैंने हर एक्सरसाइज में आपको ये बार बार मैं कहती हूँ दैट क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। यहाँ पे आपको बोला गया है रीराइट, तो एग्जाम में आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। अगर सिर्फ वन वर्ड लिख के आ जाओगे तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से तैयारी करो सो दैट जब आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स के लिए अपियर होगे बच्चों तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी आर इन दैट प्रैक्टिस। ओके, तो प्लीज रीड द क्वेश्चन, जो बोला गया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। रीराइट बोला है तो रीराइट पूरा सेंटेंस करके आना है। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट वन, डैश इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज गिव्स अस कैपिटल। नेक्स्ट, डिस्काउंट अर्न्ड इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ डैश अकाउंट। ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है तो ये जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, डैश इज अ स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट। सबसे ज्यादा अकाउंटेंसी स्टूडेंट को इसी स्टेटमेंट को बनाने में और इस स्टेटमेंट को टैली करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है ना। इसे ही हम कहते हैं बैलेंस शीट। राइट, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जब हम पेपर लिख के आते हैं, अरे तेरा बैलेंस शीट टैली हुआ या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी स्टूडेंट के लिए यही होता है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। यहाँ पे हमने प्रोप्राइटरशिप देखा है बच्चों, अगले साल आप और अलग अलग बैलेंस शीट्स सीखने वाले हैं ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ओके, सो इसीलिए ये चैप्टर बहुत मायने रखता है, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द बैलेंस शीट्स दैट वी विल बी प्रिपेयरिंग इन फ्यूचर।
तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। बार बार मैं दोहराती हूँ दैट रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। कॉन्सेप्ट समझ के अगर आप करोगे तो अगले साल भी आपको इसका बहुत फायदा होगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये मेरा क्या है? ऑब्लिगेशन है, मुझे पे करना है फ्यूचर में। दिस इज माय लायबिलिटी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट है दैट इज गोइंग टू बी माय इनकम, तो ये जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मींस ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कैरेज इनवर्ड जो होता है दैट गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस इंडिकेट्स डैश। बच्चों यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे गड़बड़ क्या कर देते हैं हम, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते। यहाँ पे बोला है एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। अगर हम ये इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक से नहीं पढ़ेंगे, क्रेडिट ओवर डेबिट पढ़ दिया तो हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, पढ़ो कौन से अकाउंट में बोला गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्रेडिट ज्यादा है तो ये हो जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है तो वो हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आगे, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, तो यहाँ पे आंसर है लेस। नेक्स्ट, व्हेन स्पेसिफिक डेट इज नॉट गिवन, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज फॉर डैश मंथ्स। अगर हमें दिया नहीं गया है दैट ड्रॉइंग्स एग्जैक्टली कौन से डेट पे हुए हैं, तो वी विल अज्यूम एन इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, तो यहाँ पे आएगा आंसर 6। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के नहीं आना है, रीजन भी हमें लिखने हैं बच्चों। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा दैट कैसे लिखना है आपको। फर्स्ट वन, इन एवरी एडजस्टमेंट एट लीस्ट देयर आर 3 इफेक्ट्स। क्या ये ट्रू है? नहीं। कितने इफेक्ट्स होते हैं मिनिमम? 2 इफेक्ट्स होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम है हमारा, तो 3 इफेक्ट्स हो सकते हैं बट हर एडजस्टमेंट में नहीं होंगे। सम एडजस्टमेंट्स माइट हैव 3 इफेक्ट्स बट नॉट ऑल। यहाँ पे बोला गया है एवरी एडजस्टमेंट, तो दैट इज द रीजन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और आप रीजन लिखोगे इन एवरी एडजस्टमेंट देयर आर एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स। ठीक है, आगे, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज ओनली 1 इफेक्ट। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ट्रायल बैलेंस का जो भी आइटम होता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या बैलेंस शीट में। तो कितने इफेक्ट देते हैं हम? सिंगल इफेक्ट, राइट? तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कैसे हमें लिखना है रीजन? देखिए, रीजन, सिंस ऑल द अमाउंट्स इन द ट्रायल बैलेंस are balancing figures of all ledger accounts, so 1 effect is already provided. Hence, every item of trial balance has only 1 effect. Why? Because ये सारे balancing amounts है, मतलब इनके effects already हो चुके हैं. This is why इनका सिर्फ single effect जाएगा हमारे trial balance में. ठीक है, आगे, income due but not received is a liability. इनकम ड्यू है तब ये मुझे मिलने वाला है, मेरे बिजनेस के लिए अच्छी बात है। ये लायबिलिटी कैसे हो जाएगी? मेरा कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है, ये उल्टा मुझे मिलने वाला है ना, तो ये मेरा एसेट है बिकॉज ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा मुझे। तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज जो इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है दैट इज माय एसेट। सो लेट अस सी कैसे हमें लिखना है इसे। The statement is false because income due but not received is an asset and not a liability, as it indicates a benefit which the organization is going to receive in the future. Future में कुछ benefit मिलेगा, इसलिए this is my asset. आगे, goodwill is not a fictitious asset. अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, wordings देखो। अगर हमें बोला जाता goodwill is a fictitious asset, तो यहाँ पे हम बोलते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज गुडविल क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? जो एक्चुअली एसेट नहीं होता है लेकिन फिर भी हम उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाते हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअली माय एसेट। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, बट क्या गुडविल ऐसा है? नहीं,
गुडविल तो हम बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है. सो गुडविल इज वेरी मच एन एसेट, बट इट इज इंटेंजिबल एसेट, राइट? इसीलिए गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, करेक्ट? सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पे गड़बड़ क्या कर देते हैं बच्चों, हम ठीक से पढ़ते नहीं है. हम पढ़ते हैं गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, इवन दो वी नो कि अरे गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं. Oh, see, read the statement. Goodwill is not a fictitious asset बोला गया है. That means this true statement. Why? Because yes, it is not a fictitious asset. It is an intangible asset. कैसे लिखेंगे देखो. This statement is true because goodwill is not a fictitious asset. It is an intangible asset. अब बच्चा आपके लिए क्विक टेस्ट है. फिक्टिशियस एसेट का मुझे एक एग्जाम्पल बताइए. अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये आंसर जरूर देते आएगा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट, राइट? ये स्टेटमेंट ट्रू है. व्हाई? बिकॉज क्रेडिट बैलेंस जब होता है दैट मीन्स क्रेडिट साइड इज हेवियर देन द डेबिट साइड, सो दैट शोज नेट प्रॉफिट. ओके, कैसे लिखना है देखो. This statement is true because the net result after recording all the entries in the profit and loss account will be either net profit or net loss. Here, when the total of the credit side of the profit and loss account is higher than the total of the debit side, it is known as net profit. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Fill in the blanks. Gross profit is transferred to dash account. ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. देखिए बच्चों, गड़बड़ नहीं करना है. हमें बोला गया है कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और उसे हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाँ, आंसर हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट्स. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हेवियर है, मतलब ये हो जाएगा मेरा ग्रॉस लॉस. Next, income receivable appears on dash side of the balance sheet. Receivable, future economic benefit जिससे मिलता है, हम उसे कहते हैं asset. तो asset side पे हम इसे लिखेंगे. Next, interest on bank loan is debited to dash account. ये मेरा खर्चा है, तो ये इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड नेक्स्ट, profit and loss account is prepared to find out dash results of the business. Is prepared to find out net working results of the business. आगे, all indirect or operating expenses are transferred to dash account. सारे जो indirect expenses है वो जाते हैं profit and loss account में. Next, interest on proprietor's drawing is credited डैश अकाउंट. जो भी ड्रॉइंग्स है प्रोप्राइटर के उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. सो दैट इज माय इनकम. दैट इज द इनकम फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? बिजनेस का वो इनकम है. जो भी सारे इनडायरेक्ट इनकम है वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में. आगे, एन एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट्स डैश. डेबिट साइड अगर ज्यादा है that means this is my net loss. आगे, all direct expenses are transferred to dash account. सारे direct expenses जाते हैं हमारे trading account में. Last, balance sheet is a dash of assets and liabilities. Remember, it is a statement. Balance sheet हमारा statement होता है. Trading और profit and loss ये accounts हैं. चलो आगे, find the odd one. First one, rent, salary, insurance, plant and machinery. अभी देखिए बहुत ही सिंपल है ये जो तीनों हैं ये एक्सपेंसेस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. प्लांट एंड मशीनरी इज माय एसेट, इट गोज टू बैलेंस शीट, सो दैट इज व्हाई दिस इज माय ऑड वर्ड हियर. नेक्स्ट, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स एंड फैक्ट्री रेंट. अगेन ये जो तीनों हैं ये जाते हैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में एंड डेटर्स आर माय एसेट, दीज आर शोन इन बैलेंस शीट. नेक्स्ट, कैपिटल, बिल्स पेएबल,
डेटर्स एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। नाउ लेट अस सी, कैपिटल कहाँ जाता है? लाइबिलिटीज साइड में जाता है बैलेंस शीट के। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज साइड, डेटर्स एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस कोई भी एक्सपेंस है जो मेरा पे करना बाकी है, ये मेरी लाइबिलिटी है, तो ये भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। अब बताइए क्या है ऑड वर्ड? ऑड वर्ड इज डेटर्स। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस। अगेन एडवर्टीजमेंट कहाँ जाता है? पी एंड एल में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पी एंड एल में जाएगा। फैक्ट्री का रेंट कहाँ जाएगा? जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड इंश्योरेंस जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा ऑड वर्ड है फैक्ट्री रेंट। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, डेटर्स, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अगेन लेट अस सी, जो कैश इन हैंड है ये मेरा एसेट है, तो ये एसेट साइड पे दिखता है। डेटर्स एसेट, आउटस्टैंडिंग इनकम दिस इज ऑल्सो माई एसेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जो आरडीडी है बच्चों, हम दिखाते हैं हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, लेकिन कैसे करते हैं? हम उसे माइनस करते हैं ना डेटर्स से। क्या मतलब? आरडीडी जो है, रिजर्व है, तो बैलेंस क्रेडिट होता है, ओके, बट वो दिखाने के लिए हम एसेट साइड से माइनस करके दिखाते हैं। आई ऑल गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन ऑड वर्ड। Do you agree or disagree with the following statement? First, reserve for doubtful debts is created by debiting profit and loss account. Correct. हम जब RDD create करते हैं, हमारी एंट्री होती है P&L account debit to RDD. So this is a true statement. So we agree with this statement. Next, balance sheet is a statement as well as an account. No, balance sheet is not an account. It is just a statement. So we disagree. Next, indirect expenses are debited to trading account. No, direct expenses are debited. So this is again disagree. Next, bank overdraft is treated as internal liability. No, ये किसी external agency से लिया है ना, तो this is not an internal liability. So we disagree as well. Next, capital is excess of liabilities over assets. Now be very careful. Capital is excess of assets over liabilities. So again, this is a false statement. We disagree with it. Next, correct and rewrite the following statement. Rewrite, तो आपको यहाँ पे वापस वो स्टेटमेंट पूरा के पूरा लिखना है करेक्ट करके। बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्या है? बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस लिखोगे आप, या आप लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेक्स्ट, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नो, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप लिख सकते हो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, नेक्स्ट, when the credit side of P&L is greater than the debit side, it is called net loss. No, it is called net profit. Yeah? आगे, capital account debit to P&L account being net profit transferred to capital account. अब जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर जब हम करेंगे तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैपिटल का बैलेंस तो बढ़ने वाला है प्रॉफिट से, का मतलब कैपिटल को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट? वो बढ़ेगा मतलब हम उसे वापस क्रेडिट करेंगे, तो हमारी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. दिस शुड बी द एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट. आगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग सेल्स ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे दिखते हैं सेल्स? क्रेडिट साइड पे, है ना? तो हमारी एंट्री क्या होती है? हमारी एंट्री होती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे दिखने चाहिए. तो दिस इज गोइंग टू बी माय एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ सेल्स, राइट? आगे, कैलकुलेट द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, कैलकुलेट द कैपिटल. अभी कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? ऊपर हमने देखा
एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे एसेट्स की टोटल आती है बच्चों 1 लाख, और इसमें से जब हम लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे वी विल गेट द कैपिटल अमाउंट इज 60,050। बस कुछ नहीं करना है, एसेट से लाइबिलिटीज को माइनस कर देना है। आगे, मशीनरी ऑफ 35,500 is purchased on 1st July 2018 and on the same day 4,500 are spent on installation of the machinery। हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में देखा था जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस है we add to the cost of the asset। तो यहाँ पे हमारी मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 1st जुलाई 2018, हमारी वैल्यू है 35,500 प्लस 4,500, दैट गिव्स मी 40,000। आगे क्या पूछा गया है? Proprietor has decided to depreciate machinery at 7% per annum. Calculate amount of depreciation assuming that accounting year is ending on 31st March। तो हमें depreciation निकालना है 31st March 2019 तक का 7% of 40,000। लेकिन क्या ये पूरे 12 महीने हैं हमारे पास मशीनरी? नहीं। कितने महीने हैं देखो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 and 3, मतलब 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के लिए ये हमें डेप्रिसिएशन यहाँ प्रोवाइड करना है। सो दिस इज 2,100। आगे, Mr. Pramod borrowed loan from SBI 3,50,000 on 1st October at rate of interest 12% per annum. Calculate interest on bank loan for the year 18-19 assuming that financial year ends on 31st March 18-19। लोन ही लिया है अक्टूबर में, राइट? तो कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। 6 मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो 3,50,000 6 मंथ्स के लिए, एंड अमाउंट कितनी है? इंटरेस्ट है 12%, दिस गिव्स अस 21,000। दिस इज गोइंग टू बी आवर इंटरेस्ट। आगे, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 is paid on 1st December 2018। देखिए, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है, तब ये जो प्रीमियम है 12 मंथ्स का है, ठीक है? आगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31st March 2019। अकाउंटिंग ईयर 31st March 2019 तक कितना इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट करना है हमें। मतलब 1st December 18 से लेके 31st March 2019 कितने मंथ्स है? दिसंबर, जनवरी 19, फेब एंड मार्च 19, मतलब 4 मंथ्स है बच्चों, ठीक है? और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 8,000 है जो पूरे साल का है, तो हमें सिर्फ 4 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है 2,667। ओके बच्चों, बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। यहाँ पे हमें बोला गया है ऑलरेडी दैट दिस इज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब 12 महीने के लिए हमने पे किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1st December। मतलब ये इंश्योरेंस प्रीमियम है 1st December 2018 से लेके 30th November 2019 तक का। लेकिन बीच में 31st March 19 आ गया, इसलिए हमें 31st March 19 तक का जो इंश्योरेंस है वो इस साल हमें डेबिट करना पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट। ओके, आगे, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। देखिए कैसे करेंगे। परचेजेस, सेल्स, ये सारे हमें अमाउंट दिए गए हैं, मतलब दिस इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, प्रॉपर आपको फॉर्मेट बनाना है, मैं यहाँ पे रफ फॉर्मेट बना रही हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट क्या दिया है? परचेजेस, तो चलो परचेजेस लिख लेते हैं यहाँ। डेबिट साइड 15,500। नेक्स्ट इज सेल्स, सेल्स जाएगा क्रेडिट में 30,000। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, देखो कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है 1,200 कैरेज। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 5,000, जाहिर है ओपनिंग स्टॉक जाएगा डेबिट साइड पे। परचेजेस रिटर्न 500, रिमेंबर रिटर्न है तो हमें माइनस करना होगा, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे परचेजेस से, और नेट फिगर हमें आउटर कॉलम में लिखना भूलना नहीं है बच्चों, बहुत बार हम भूल जाते हैं।
नेट फिगर लिखो आउटर कॉलम में। एंड लास्टली क्लोजिंग स्टॉक 18,000, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करना है, अभी बस हमें यहाँ पे बैलेंस करना है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26,800 is my gross profit. Is this understood? बच्चों, here we have finished this entire exercise from chapter number 9 final accounts. I hope you have clearly understood all that I have explained. अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। फाइनल अकाउंट्स आपका बहुत थरली होना चाहिए बिकॉज दिस is a chapter that is going to be there with you in the entire accountancy का जर्नी। ओके, और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अकेले अकेले लेक्चर्स मत देखिए, आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स में जरूर शेयर करिए। हेल्प एवरीवन गेट द बेनिफिट ऑफ दीज लेक्चर्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। देन टेक केयर।